नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो अगला हम लोगों का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10, उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे, मतलब उसको सॉल्व आउट करेंगे। बस एक सेकंड क्लास शेयर कर दें ग्रुप में। और इसके बाद हम लोग जो भी मतलब यहाँ पे आज भी जो क्वेश्चन ले रहे हैं, वो क्वेश्चन आज की जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चन कोरिलेशन से रिलेटेड ही हैं। और उसके साथ साथ जो भी हमारे पास लोग जुड़े हैं, वो क्लासेस को शेयर करिए। ये यहाँ पे देखेंगे तो L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप, L1 क्लासेस का मतलब जीएसओ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है ये। फिर इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे ये है हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और उसके बाद दूसरा जो मेन जो L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, ये इसके लिए है। इसमें सभी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करते हैं तो आपको इस लोगो के साथ ऐप मिलेगा, जिस पे जाकर जेएसओ से संबंधित जो कोर्सेज चल रहे हैं उस पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, या थ्योरी का पोर्शन जो भी पढ़ाया गया है वहाँ पे उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चनायर हैं उनको हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे जो L1 क्लासेस के पिछले साल के पिछले सेशन के 2024 के जो टॉपर्स हैं उनकी फोटोज लगी हुई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ लगें। और उसके साथ-साथ आप लोग जैसे जो भी मतलब यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं उनको उनसे मतलब एक रिक्वेस्ट है कि जो है मतलब यहाँ पे आप लोग क्लासेस जो है वो शेयर करते रहें। ठीक है? ताकि थोड़ा-सा ठीक-ठाक जो है मतलब इसमें रीच जो है हम लोगों की पहुँचती रहे। ठीक है? चलिए पहले क्वेश्चन की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए एंड सी, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए और सी के बारे में हमारे पास, अच्छा एक सेकंड, इसमें एक जो हमारे पास क्वेश्चनायर लिया गया है ना, ये क्वेश्चनायर है। अच्छा, अपोजिट साइड और ये सी सेम साइन की बात कर रहा है। इसमें एक फार्मूला होता है। इसमें फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चनायर जो दिया गया है, मतलब हमारे पास ये फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला यहाँ पे ये शायद लिखना भूल गए हैं। फार्मूला जो हमारे पास है ये है कि अगर हमारे पास एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल हैं, एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल हैं, तो इस केस में हमारे पास जो इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये आर एक्स वाई है। और इसके बाद हमारे पास जो एक कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा है कि आर ए एक्स प्लस बी और सी वाई प्लस डी। ये जो मान आता है, ये मान आता है, क्या मान आता है ये पूछ रहा है। तो ये मान आता है ए सी, सॉरी, ए सी अपान मॉड ऑफ ए सी और इंटू आर एक्स वाई। ठीक है, ये एक मान आता है। तो यही चीज आपसे पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे दोनों के मान सेम हो जाए, मतलब इनके साइन जो है अगर सेम हो जाए, सेम साइन हो जाए, तो इस केस में ये वाला क्वेश्चन कहीं होगा, हमको लग रहा है आगे पीछे हो गया है कहीं, तो उसमें हम आपको शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था कि अगर एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई है, तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसका मान ये आता है। ये एक फार्मूले के तौर पे आप लोग याद भी रखेंगे कि जब ए एक्स प्लस बी और सी वाई प्लस डी इस तरीके से हो, तो ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए सी और आर एक्स वाई के बराबर यहाँ पे का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पूछ क्या रहा था कि यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर कॉम्बिनेशंस के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा था ये, और इसी का मान यहाँ पे दिया गया था। अब ये कह रहा कि अगर इनके साइन सेम है, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो उस केस में यहाँ पर
मॉड ऑफ ए सॉरी ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए सी का मान क्या होगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जो भी यहाँ पे चाहे मान मतलब इसका साइन चाहे जो भी रहे, उस केस में इसका हमारे पास जो साइन आएगा, इसमें हमारा साइन जो है इनका +1 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर साइन सेम है तो चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो उस केस में माइनस है तभी मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा ही। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसी पर एक क्वेश्चन और है कि अगर इनके साइन अपोजिट हो जाएं, ये पूछा गया है क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है। ये जो हमारे पास अगर ये साइन अपोजिट हो जाएं तो उस केस में हमारे पास इनका मान क्या हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो आर ऑफ मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन ए एक्स प्लस बी और कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सी वाई प्लस डी, इसका मान अभी जस्ट लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए सी और आर एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाएंगे, एक माइनस एक प्लस, या ये वाला प्लस माइनस हो जाए, ये वाला प्लस हो जाए, तो उस केस में हमेशा यहाँ पे इनका मान जो है, इसका जो मान आएगा ये -1 के बराबर होगा। ठीक है, हाँ -1 के बराबर होगा। तो अब यही चीज हमें यहाँ पे देखनी थी, और इसका ये क्वेश्चन आगे कहीं दिया गया है, क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, तो ये गलत है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हमारा आर एक्स वाई का मान क्या होता है, 0 होता है अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि ये कह रहा है कि एक्स और स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के भी आर कोरिलेटेड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, हाँ ये सही है। ठीक है, कि अगर दोनों वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट है तो उस केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है, और उसको हम कहते हैं कि दीज वेरिएबल्स या जो भी वहां पे वेरिएबल हैं वो अनकोरिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन कोवेरियंस इज। तो कोवेरियंस कल ही बताया गया था, कोवेरियंस ही 0 होता है, इसी कारण से कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है। तो 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो इनके बीच में कोवेरियंस जो होगा, ये इसको हम लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये इस केस में हमारे पास एक्सपेक्टेशन, जब हमारे पास वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ये ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन जो होता है ये अलग अलग एक्सपेक्टेशन के मल्टीपल के बराबर हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस केस में हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नितिन जी क्लास का नोटिफिकेशन हो सकता है कुछ इशू चल रहा हो उसमें यूट्यूब के साथ, इसीलिए ग्रुप में शेयर कर दिया गया है ना, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। चलिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अगर 0 है तो उस केस में द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, तो इस केस में हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आर एक्स वाई का मान कल भी बताया गया था, एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के बराबर होता है। तो ये 0 है तो इसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर कोरिलेशन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है और भी क्वेश्चन कराए जाए, तो इसीलिए कोरिलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा लिए गए हैं, फिर लास्ट में चल के रिग्रेशन के भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो फिर से वही चीज है, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगला है कि अगले में एक टेबल दी गई है, आगे 7 से जो 13 नंबर तक के क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आगे जो हमारे पास जो क्वेश्चनायर आने वाले हैं इनको इसके बेसिस पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमें निकालना हो, उम्मीद यही है कि पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले समेसन यक्स अगर देखेंगे तो समेसन यक्स यहाँ पर जोड़ देंगे, ये माइनस और माइनस ये जीरो हो जाएगा, समेसन यक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर समेसन वाई की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 5 5 9 14 दूना 28, ठीक है। और समेसन एक्स वाई ये भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जस्ट इसी का मल्टीप्लायर है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो समेसन एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 7 से 13 के बीच में हमें सॉल्व आउट करना है जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इन गिवन एग्जांपल समेसन वाई का मान यहाँ पर देखिए तो क्या है, ये समेसन वाई का मान 28 है, ठीक है। तो समेसन वाई का मान 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, टेबल पर बेस्ड समेसन एक्स वाई का मान 0 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टेबल अभी हमने सॉल्व की है तो ये सभी जोड़ निकाल लिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एग्जाम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई। तो आर एक्स वाई का मान देखेंगे तो यहाँ पर टेबल अब ध्यान से देखिए, टेबल अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो कैलकुलेशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा, और इस केस में आपके पास जो भी मतलब यहाँ पे मान आएगा, जो भी यहाँ पे मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है एक्स और वाई के बीच में, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ लिखा गया है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इधर भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो आपको यह बताया गया था कि जब y बराबर एक्स स्क्वायर हो तो इस केस में हमारा आर एक्स वाई का मान हमेशा होता है 0, ठीक है। ये कंट्राडिक्शन वाली कंडीशन बताई गई थी कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर ये 0 है तो ये मतलब अनकोरिलेटेड हो या इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक रिलेशनशिप, पैराबोलिक रिलेशनशिप दिखाया जाता है, थियरी वाले क्लास में पढ़ाए हैं। यहाँ पैराबोलिक रिलेशनशिप है, लेकिन इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है ऑलवेज। इसमें और डेटा बढ़ा भी दिया जाए, -4 -5 -6 तक लिया जाए, फिर y का मान एक्स स्क्वायर के रूप में यहाँ पे दर्ज कर दिया जाए, तो भी उस केस में हमेशा इसका मान 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सॉल्व ही नहीं करना है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है इन द एग्जांपल, मतलब जो एग्जांपल दिया गया है x एंड y आर। तो x एंड y आर जो है यहाँ पर देखेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है इसके बीच में। तो इस केस में इंडिपेंडेंट एंड कोरिलेटेड, ये इंडिपेंडेंट और कोरिलेटेड यहाँ पे कहना जो है गलत होगा, क्योंकि ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डिपेंडेंट बट अनकोरिलेटेड, हाँ डिपेंडेंट है लेकिन आर एक्स वाई का मान 0 है। आर एक्स वाई का मान 0 होने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये क्या है, अनकोरिलेटेड है, ठीक है। अनकोरिलेटेड है लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो डिपेंडेंट है और अनकोरिलेटेड है, ठीक है। और फिर आगे ऑप्शन जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द कोरिलेशन द रिलेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई इन एग्जाम्पल इज। एग्जाम्पल में बता दिया गया कि y बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में कनेक्टेड है, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में कनेक्टेड है, इसीलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान 0 हो रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे भी देखेंगे अभी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल 0 1 अगर x है तो वहां पे y बराबर एक्स स्क्वायर के केस में भी जो है दो वेरिएबल्स, अगर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो उस केस में भी वहां पे भी कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है, लेकिन उनके बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है वो हमारे पास वो रिलेशनशिप कैसी होती है, पैराबोलिक, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि x बार का मान अगर 0 हो जाए, क्योंकि समेशन x का मान यहाँ पे 0 है तो ऑब्वियस सी बात है x बार का मान 0 होगा।
तो इस केस में कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई पूछ रहा है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का मान क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है। और अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ पे x और y का मान एक्स स्क्वायर रखेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ y। जो डेटा दिया गया है उसका चाहे यहाँ पे मतलब x का पावर 3 करेंगे तो फिर से वही निगेटिव पॉजिटिव साइन आएंगे और ये मान यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये मान 0 यहाँ पे दिया गया है, तो इस केस में इसका मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है या नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल दिया गया है ये टेबल, इसमें अगर पावर 3 भी करेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा पावर 3 करने पर, इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा, तो वो आपस में जुड़ के जो है 0 हो जाएंगे। ठीक है, समेशन एक्स क्यूब का मतलब 1/n समेशन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का जो समेशन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से टफ लिए गए हैं। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखना सब लोग। अब अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। अब ये मतलब हम आगे आ गए उससे कि मतलब हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चनायर था, जो टेबल दी गई थी, इसमें कहा गया था कि ये आपको 7 से 13 तक सॉल्व करना है, तो 13 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब 14 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू की बात कर रहा है। तो नितिन जी, अभी ये क्वेश्चन जो आप मैसेज किए हो ना, हाइट ऑफ ए पर्सन इन अ स्टेट इज ए कोरिलेशन प्रॉब्लम, बी रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए इसमें देखते हैं फिर। तो अब यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंट मतलब अनकोरिलेटेड, मतलब अगर दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों अनकोरिलेटेड होंगे। तो ये जो है मतलब अभी आपको बताया गया कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो आर एक्स वाई का मान हमारे पास ऑलवेज 0 आता है, अगर एक्स एंड वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो। लेकिन आर एक्स वाई का मान 0 है तो जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ऑलवेज ट्रू कौन है, तो अनकोर इंडिपेंडेंट मतलब अनकोरिलेटेड, इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है, अनकोरिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अनकोरिलेटेड है जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है, अभी वाई बराबर एक्स स्क्वायर हमने देखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी ट्रू। इसमें कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं हो सकता। तो अनकोरिलेटेड वेरिएबल मे बी डिपेंडेंट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यही चीज अभी हम कह रहे थे कि y बराबर एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास है तो इनके बीच का आर एक्स वाई क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा, सत्य नहीं है मतलब ट्रू नहीं है, तो अनकोरिलेटेड वेरिएबल मे बी डिपेंडेंट। तो ये अनकोरिलेटेड वेरिएबल है और मे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है, गलत नहीं है, हमें गलत देखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, ये भी सही है। कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, तो ये जो है गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि कोरिलेटेड वेरिएबल मतलब आर एक्स वाई का मान मान लीजिए 0.5 आ गया, तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ये टर्म गलत होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट के केस में अनकोरिलेटेड होते हैं, वो कोरिलेटेड नहीं होते हैं। कोरिलेटेड का मतलब कुछ ना कुछ कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान दिया गया है, और जब कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान कुछ दिया गया है तो उस केस में वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इफ टू वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय नॉन लीनियर रिलेशंस, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट में बी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा कि इफ टू वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय नॉन लीनियर रिलेशनशिप, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट में भी, कोरिलेशन कोफिशिएंट उस केस में क्या हो सकता है, तो नॉन लीनियर अगर हमारे पास रिलेशनशिप है इनके बीच में, मतलब दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में, क्योंकि हमने बताया है आप लोगों को कि जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये लीनियर रिलेशनशिप के बारे में ही बताता है। ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे ये कोरिलेशन जो हमारे पास है ये y बराबर a प्लस बी एक्स इस टाइप से रहता है वेरिएबल, तो हमारे इसके बीच में हमने जो कोरिलेशन बताया कि वो आर एक्स वाई होता है, मतलब लीनियर रिलेशनशिप का ये मेजरमेंट करता है। ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट कर रही हो, नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, तो उस केस में हमारे पास ये जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसमें इसका कोई मतलब ये फिक्स फार्मूला नहीं होता है कि नॉन लीनियरली रिलेटेड है तो उनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। ठीक है। एनी ऑफ दीज, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, सभी, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे आर एक्स वाई का मान देखेंगे -1, 0, +1, ये सभी हो सकता है। उसी तरीके से नॉन लीनियर रिलेशनशिप के बीच में ईटा एक होता है, ईटा जिसको हम कहते हैं इंट्रा क्लास कोरिलेशन एक तरीके से। और इंट्रा क्लास कोरिलेशन क्या होता है कि वो भी इसी तरीके की लिमिट उसकी आती है माइनस से प्लस में, तो वो भी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये कहीं पूछा जा सकता है कि हमारे पास, ये तो हमें पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है -1 से 1 के बीच में, लेकिन अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब क्या कि इंट्रा क्लास कोरिलेशन की बात कर रहा है, इंट्रा क्लास कोरिलेशन अगर हमारे पास हो गया तो उस केस में इसका मान क्या होगा, तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर एक्स वाई का मान अगर जीरो है तो कंक्लूजन इसका क्या है, वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है या एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव तो नहीं होगा। ठीक है। आर एक्स वाई का मान जीरो है तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो। ठीक है। क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर हमने देखा, तो यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर से एक चीज स्पष्ट होती है कि यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी पावर 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कर्वी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कर्व टाइप का कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, पैराबोला एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे लिखे, इसका विकल्प क्या होगा, एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है। कि आर एक्स वाई का मान अगर जीरो है तो इसका एक आंसर ये भी होता है, नहीं नितिन जी, इसका मतलब ये भी होता है कि एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, अभी जस्ट बताया तो ना कि अभी ये अगर केस एग्जिस्ट कर रहा है तो आर एक्स वाई का मान जीरो होगा। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इसका मान जीरो है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट और ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा ही। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर ये x फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0, 1 और y बराबर एक्स स्क्वायर है, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये वाला क्वेश्चन थियरी में नहीं बताए हैं, मतलब जो हमने थियरी पढ़ाई हुई है इसमें ये क्वेश्चन नहीं बताया गया है, वहां पर ये क्वेश्चन हमें बताना चाहिए था। अभी जब मिसलेनियस वाली क्लासेस होंगी या रिवीजन क्लासेस कराएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। और इस केस में क्या होता है कि हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब हमारे पास x का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो उस केस में y बराबर एक्स स्क्वायर के बीच में अगर हम आर एक्स वाई निकालें तो ये भी जीरो आता है। ठीक है। इसी की भी हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और इस तरीके से, मतलब एक वेरिएबल का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल है, y बराबर एक्स स्क्वायर का हमारे पास रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, आर एक्स वाई के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है। ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इन द एबव केस, मतलब दिस द वेरिएबल्स आर, वेरिएबल यहाँ पे कैसे होंगे, वेरिएबल्स की बात यहाँ पे बताई जा रही है, तो अनकोरिलेटेड बट डिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे
इंडिपेंडेंट तो होंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशनशिप है। परफेक्टली कोरिलेटेड ये भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं, परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा बढ़े या एक के घटने पर दूसरा घटे। तो यहाँ पे x का मान प्लस जा रहा है तो y का मान प्लस होगा, लेकिन x का मान अगर नेगेटिव जा रहा है तब भी y का मान प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, तो इसलिए परफेक्टली कोरिलेटेड तो नहीं होंगे और नन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अनकोरिलेटेड और डिपेंडेंट एक ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक है। आर एक्स वाई का मान तो 0 होगा, लेकिन ये आपस में डिपेंडेंट भी होंगे, ठीक है। नितिन क्या हो गया, मतलब क्वेश्चंस देख के सदमे में हो क्या? चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल्स विथ पीडीएफ दिस, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये भी सेम यही आता है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये 3 एग्जाम्पल इसके मतलब एक तरीके से दिए गए हैं कि अगर -1 से 1, ध्यान में रखिएगा, -2 से 2, -3 से 3, इस तरीके की अगर लिमिट हो और यहाँ पे पीडीएफ कुछ दिया गया हो, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम साइड बराबर होना चाहिए, मतलब 0 के इस साइड और 0 के राइट साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में। तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर के केस में यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान ऑलवेज 0 आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ टू वेरिएबल्स can be uncorrelated, if two variables can be uncorrelated but not independent, which option is correct? तो इसमें देखेंगे तो दो वेरिएबल्स कैन बी अनकोरिलेटेड, मतलब आर एक्स वाई का मान 0 है बट नॉट इंडिपेंडेंट, वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो ही जाता है, तो इस केस में विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका देखेंगे तो इसके ऑप्शन में यहाँ पे ये ट्रू ऑप्शन आएगा, क्यों? क्योंकि अनकोरिलेटेड के केस में नॉट इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इफ x एंड y आर ज्वाइंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ रो, रो का मतलब क्या है कि वही कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ज्वाइंट वेरिएबल के केस में, एक सेकेंड, तो इस केस में जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है ना, ये वेरिएबल हमारा क्या कह रहे हैं, मैं लाइव क्लास 2 से 4 बार रिपीट में देखा हूँ। अच्छा नितिन कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ एक स्पीड बढ़ा के 1.5, 1.75 या 2 करके जो है एक दो बार रिपीटेड क्लास देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन हाँ एक चीज ये है कि मतलब आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब अच्छे प्रोफेसर्स को जो है पेपर बनाने के लिए मिलता है तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम लोग को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ाते थे, अनूप चतुर्वेदी सर, उनको जब भी पेपर बनाने को मिलता था वो जो है मतलब लड़कों की मतलब हालत खराब कर देते थे। मतलब वो कभी बताते नहीं थे कि मतलब हमने पेपर ये इस एग्जाम का बनाया हुआ, इस एग्जाम का, एग्जाम जब हो जाता था तब वो कहते थे हाँ शायद मैंने बनाया था क्या, क्योंकि उसमें 10-12 प्रैक्टिस सेट वो सेट बनाए जाते हैं, किसका आएगा ये नहीं पता होता है। तो उसमें जो है मतलब वो बताते थे, फिर उसके बाद वो उनका जिस साल का पेपर रहता था उस साल हालत खराब हो जाती थी, किसी का भी पेपर, चाहे बीएससी का हो चाहे जिसका भी रहा हो, ठीक है। चलिए तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया, आर एक्स वाई बराबर 0, मतलब सेम चीज है, चाहे रो लिखिए चाहे आर लिखिए, तो इसका मान 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x और y जो है यहाँ पे देखिए x और y आर इंडिपेंडेंट ज्वाइंटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर विथ दिस रो बराबर 0, तो जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो और जरूरी नहीं डिपेंडेंट भी हो, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं, ना यहाँ पे ऑप्शन लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन वाला हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है एक सेकंड। यहाँ पे अच्छा एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, एक थोड़ा सा गलती हुई हमसे। गलती क्या हुई कि यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे कह रहा है रो का मान हमारे पास 0 है। तो अगर यहाँ पे ज्वाइंटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड की अगर बात करें तो मतलब क्या कि हमारे पास बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास म्यू 1 म्यू 2 और यहाँ पर जो अगर बीएससी में पढ़े होंगे तो उनको जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसमें क्या होता है फर्स्ट वेरिएबल का मीन, दूसरे का मीन, फिर कोरिलेशन, फिर उसके सॉरी वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर इसके बाद इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं म्यू एक्स म्यू वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड रो मतलब दोनों के बीच का कोरिलेशन। तो अगर ये 0 होता है, वहां पे 0 होता है तो ये दोनों वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर रो का मान वहां 0 आ रहा है तो वहां पे मतलब इंडिपेंडेंट है, तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि ये 0 है। सर 22 में इंडिपेंडेंट हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल 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 वही होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा। नितिन जी आप सही थे, हमसे थोड़ा सा समझने में गलती हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर ज्वाइंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सेम चीज हो गई, फिर से सेम रिपीट हो गया इस टाइप में क्वेश्चन कि आर एक्स वाई का मान अगर 0 है तो एक्स एंड वाई आर, तो इस केस में देखेंगे हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा फिर, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ज्वाइंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा, मतलब इस बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ ईच वेरिएबल एक्स एंड वाई टेक्स वैल्यूज 0 एंड 1 विथ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, देन, तो इस केस में जब हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इसमें कह रहा है कि हमारे पास ये वैल्यूज ले रहे हैं 0 और 1, मतलब x का मान भी 0 1 है और y का मान भी 0 1 है, ठीक है, और विथ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज। पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई का मान हमारे पास 1 है, और जब x का मान 0 1 है और y का मान 0 1 है, मतलब ये पीएमएफ आपको बना दिया, ठीक है। और फिर इस केस में आपसे कह रहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इनका हमारे पास क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें बता नहीं, हाँ देन कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें बताना है। तो इस केस में हमारे पास देखेंगे तो आर एक्स वाई का मान, ये क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको बताया गया है, और इस केस में हमारे पास एक्स और वाई जो है इंडिपेंडेंट होंगे और इनका मान मतलब आर एक्स वाई का मान 0 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन ए बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल इफ दिस देन, तो इस केस में बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो आर एक्स वाई का मान अगर 0 है तो इस केस में ये दोनों आपस में एक तरीके से कहा जाए इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट की तीनों कंडीशन सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि आर एक्स वाई का मान यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई भी 0 होगा, और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 0 है तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये भी ठीक होगा, और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट भी होंगे, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन ऑलवेज सही होंगे, मतलब ऑल ऑफ दी एबव रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच एजम्पशन अंडरलाइज कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसमें वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड ही होते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक रिलेशनशिप नहीं होता है, ये लीनियर रिलेशनशिप इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉर लीनियर रिलेशनशिप रिलेशन स्कैटर डायग्राम ऑफ द डेटा गिव्स,
तो यहाँ पे देखेंगे तो स्कैटर डायग्राम जो भी होगा लीनियर रिलेशनशिप है, तो उस केस में हमारा स्कैटर डायग्राम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कर्व के तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, पैराबोला या इस टाइप की चीजें नहीं आएंगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 0 है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, मीन। मीन मतलब म्यू, म्यू मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और इसका मान यहीं पे लिखा हुआ है 0। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास नॉर्मल ये है तो एक्स क्यूब, एक्स 3 नहीं है, ये एक्स की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये भी 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके सभी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स 0 होते हैं। मतलब जब भी हम यहाँ पे म्यू 2r+1 की बात करेंगे तो ये ऑलवेज 0 होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक होता है, एंड वाइस वर्सा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक होता है अबाउट x बराबर 0 पर। तो जब उस केस में 0 है तो ये इसके जो ऑड ऑर्डर मोमेंट है, मतलब म्यू 3 का मान यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है बट वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, देन। तो इस केस में इसमें जो है मतलब वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हैं लेकिन अनकोरिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि कोवेरियंस 0 है तो इसलिए आर एक्स वाई का मान 0 हो जाएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत आज हैं तो इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका, इसलिए जो है एक ही टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नितिन जी क्या कह रहे हैं। सर पॉजिटिव एंड लीनियर, निगेटिव, नॉन लीनियर कोरिलेशन में थोड़ी कंफ्यूजन है। ओके ओके ओके, देखिए इसमें देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब ए प्लस कुछ इस टाइप का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। लीनियर का मतलब ये होता है, लीनियर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दोनों की डिग्री जो है, डिग्री डिग्री मतलब जो पावर है एक्स की और वाई की, ये 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वाई की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, और 2 हो जाए तो पैराबोला हो जाता है, 3 होता है तो क्यूब हो जाता है, 4 हो तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो इसको कहा जाता है ये लीनियर रिलेशनशिप है। और जब हम कोरिलेशन पढ़ाए थे तो इन्हीं के बीच की रिलेशनशिप के मेजरमेंट के लिए आर एक्स वाई का हमने यूज किया था। मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप कितना है उसको बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना है। और जब और दूसरा क्या लिखे हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव नॉन लीनियर। और हाँ, नॉन लीनियर में क्या होता है कि यहाँ पर ये पावर y बराबर a प्लस बी एक्स में यहाँ की पावर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कुछ भी हो जाए, 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, 2 है तो पैराबोलिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो क्वाड्रेटिक, 5 है तो जो भी अपना ऐसे पेंटोनिक ऐसे कुछ उसका नाम देते हैं। तो उसके बाद जो है मतलब ये पावर इसी तरीके से अगर बढ़ती जाए तो उस तरीके से रिलेशनशिप का नाम बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1 होने पर उसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप है, पावर 1 से अधिक होने पर उसको कहते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में ये सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है या नहीं, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल धीरे धीरे घट रहा है या तेजी से घट रहा है तो उस केस में हम उसको कहते हैं ये निगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अच्छा इनका डायग्राम कैसे होगा, डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम इस तरीके से होगा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। डायग्राम जैसे स्कैटर डायग्राम की बात करेंगे एक्स और वाई, तो अगर यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप है तो कुछ इस तरीके से वहां पे रिलेशनशिप होगा कि जैसे जैसे यक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई भी बढ़ेगा, या जैसे जैसे यक्स घटेगा, इधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हो, इधर भी हो सकता है। तो जैसे जैसे यक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई घट भी सकता है। ठीक है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप हुआ।
लेकिन जब हमारे पास पैराबोला हो, तो पैराबोला आप लोग पढ़े होंगे, देखेंगे तो पैराबोला जो हमारे पास होता है तो उसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर का रिलेशनशिप है तो इनका ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है, नहीं नहीं, ये x बराबर वाई स्क्वायर का होता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये x बराबर वाई स्क्वायर का होता है ये वाला ग्राफ। और अगर यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर का देखेंगे तो यहाँ पर x का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर का है, क्योंकि y प्लस सॉरी x प्लस और माइनस दोनों कंडीशन में y का मान पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे y का मान पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन x का मान यहाँ पे केवल पॉजिटिव रहेगा। तो ये इस तरीके से होता है। क्यूबिक का भी इसी तरीके से। एक्चुअली जब तक उसमें इक्वेशन दिया नहीं रहता तब तक इसको डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कैसा इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, पैराबोलिक इस तरीके से होते हैं ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में नहीं चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाइज। एक्सपेक्टेशन अभी जस्ट बताया गया है कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, ई एक्स और ई वाई के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान में रखना मल्टीपल के बराबर होता है, प्लस वगैरह नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर एक्स वाई का मान 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इंडिकेट्स। इंडिकेट्स मतलब क्या, ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो संबंध है, ठीक है, वो नो कोरिलेशन का है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं, नॉन लीनियर रिलेशनशिप, बोथ नन। यहाँ पे नन आंसर लगाएंगे फिर हम लोग। ठीक है, एब्सेंस ऑफ, अच्छा एब्सेंस ऑफ, सॉरी सॉरी, एब्सेंस ऑफ पूछ रहा है, एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप मतलब लीनियर रिलेशनशिप वहां पे नहीं है, तभी यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान 0 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन रिलेशनशिप इज। तो रिलेशनशिप जब भी लीनियर होगी तभी इसका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इसका यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नितिन जी बोथ नहीं होगा, किसका, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बोथ नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे चूंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या मेजर करता है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये कहा होता कि हमारे पास रो या ईटा का मान या ऐसे ईटा होता है, इसको कहते हैं, ये मेजरमेंट है नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप का मेजरमेंट ये है, इसका मान 0 होगा तब उस केस में हम कहेंगे कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ पियर्सन्स कोरिलेशन। तो यहाँ पे पियर्सन जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका जो है यहाँ पे अंडरलाइंग जो रिलेशनशिप है उसको हमें बताना है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास स्कैटर्ड प्लॉट पॉइंट्स फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। तो हाँ, स्ट्रेट लाइन में ही होते हैं, क्योंकि पियर्सन कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, ना पैराबोला होता है ना क्यूबिक होता है, ये स्ट्रेट लाइन के बारे में बताता है, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन होता है, y बराबर ए प्लस बी एक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, ये 2 बार आर लिख गया है तो एक ही बार आर होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कल ही बताया था आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है कि द कन्वर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट, कन्वर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंप्लाइज अनकोरिलेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे कन्वर्स का मतलब क्या हो गया, आर एक्स वाई का मान 0 है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो, क्यों, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर का रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कन्वर्स इसका क्या होगा, तो कन्वर्स पूछ रहा है तो इंडिपेंडेंट इज इम्प्लाइज अनकोरिलेटेड, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, अनकोरिलेटेड इम्प्लाइज, अनकोरिलेटेड, यहाँ पे अनकोरिलेटेड है, अनकोरिलेटेड इम्प्लाइज इंडिपेंडेंट, या नन इसमें लगाइए आंसर। ठीक है, इसमें हमारे पास, इस केस में हमारे पास यहाँ पे अनकोरिलेटेड, यहाँ पे एक ऑप्शन होता अनकोरिलेटेड इम्प्लाइज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बोथ, दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है डेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट की बात यहाँ पे होगी। चलिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नन आंसर लगाया हुआ है। अगर ये ऑप्शन होता तो यहाँ पे हम दोनों लगा सकते थे, या पूछा होता कि अनकोरिलेटेड इंप्लाइज इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, तो उस केस में यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहता उस इसके हिसाब से हम लोग टिक करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लिमिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो ये कल भी आया था, -1 से +1 के बीच में होती है लिमिट। ठीक है, स्टेटमेंट है कि हाईली जो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन न्यूज़पेपर सेल एंड क्राइम प्रूफ्स न्यूज़पेपर काज क्राइम्स, द कंक्लूजन इज, मतलब अखबारों की बिक्री और अपराधों के बीच कुछ संबंध सिद्ध करता है कि अखबार अपराध का कारण है, यह निष्कर्ष कैसा है। मतलब क्या कि इसमें अपराध और पेपर जो न्यूज़पेपर होते हैं इनके बीच में एक रिलेशनशिप पूछ रहा है कि किस टाइप का यहाँ पे रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो अपराध पेपर में चाहे जितना भी अपराध की घटनाएं छप जाएं, आए दिन देखते हैं मर्डर, बलात्कार, कहीं ना कहीं कुछ लोकल स्तर पे देखेंगे तो कुछ ना कुछ जितने भी लोकल न्यूज चैनल हैं, लोकल स्तर पे, चाहे वो हमारे आपके प्रयागराज का हो और यूपी का हो, या आपके जो भी स्टेट में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का हो, देखेंगे तो मतलब चोरी डकैती या फिर छेड़खानी, इस तरीके से जो है मतलब बहुत सारी चीजें हर रोज न्यूज़पेपर में आती हैं। तो इसमें पेपर में छपने से यहाँ पे मान लीजिए इधर न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर, और इधर जो है हमारे पास अपराध है, मतलब क्या है, क्राइम, तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है कि पेपर में आ गया तो क्राइम कम हो जाएगा। वो पुलिस का काम होता है कि पुलिस जब तक तोड़ती नहीं अच्छे से तब तक क्राइम कम नहीं होता है। ठीक है, तो जब पुलिस तोड़ाई कर देती है अच्छे से, अच्छा अगर वो पुलिस काम करने लगे तो उस केस में यहाँ पे क्राइम ऑलरेडी अपने से कम हो जाता है। तो यहाँ पे इनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे इनकरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह दिया जाए कि पुलिस का अच्छा काम हो जाए तो क्राइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उस केस में देखेंगे तो एक निगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है दोनों के बीच में, कि जैसे पुलिस का काम अच्छा बढ़ेगा, ईमानदारी से काम करेंगे, वैसे वैसे क्राइम जो है अपने से कम होता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अखबार और क्राइम के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक कोरिलेशन बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। अब यहाँ पे बताइए, सिगरेट स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में रिलेशनशिप होता है, जितना ज्यादा आप स्मोकिंग करोगे, स्मोकिंग और यहाँ पे कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, लंग कैंसर, स्मोकिंग जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा लंग्स का कैंसर होता चला जाएगा। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा कि एक तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हाँ नितिन जी क्या कह रहे हैं, हाँ पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, इसमें स्मोकिंग डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल, और स्मोकिंग में बी फैक्टर बट नॉट प्रूफ, नहीं ये नहीं कह सकते, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट ये भी नहीं कह सकते ये। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन यही बचेगा, स्मोकिंग इज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक तरीके से कहा जाए, कैंसर। ठीक है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है यार, इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर जो होता है हमारे पास, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। अच्छा, ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, तो ये जो हो जाएगा आर स्क्वायर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। आर का मान 0.8 है तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो आर स्क्वायर का मान 0.8 का स्क्वायर 0.64 हो जाएगा ये, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मान 0.64। आगे है द स्टेटमेंट क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप इज प्रोपोर्शनल टू आर। क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप इज प्रोपोर्शनल टू आर इज, मतलब कथन सही है या गलत है इसका पूछ रहा है। तो रिलेशनशिप की क्लोजनेस नहीं बताता है, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बताता है, ना कि ये रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप अलग चीज है, कोरिलेशन अलग चीज है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है, और आर का मान कितना भी ज्यादा कम हो जाए उससे ये नहीं प्रूफ होता कि हमारे किसी व्यक्ति के साथ जो है संबंध अच्छे हैं। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप और कोरिलेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, उसमें हम लोग मैथमेटिकली उसको मेजर करते हैं कि यहाँ पे कोरिलेशन हमारा कैसा है। लेकिन जो हमारे पास अदर चीजें हैं, मतलब अगर हम ये कहें कि जो हमारे पास रिलेशनशिप है नॉर्मल, जो व्यवहारिक ब्लड रिलेशनशिप होता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, कि कोरिलेशन का मान ज्यादा आ गया तो हमारा पिता पुत्र का संबंध, या फिर माता पिता, या फिर जो हमारा पिता पुत्री का जो संबंध हो, या जो भी आपके बच्चे अगर हैं, तो उसमें जो रिलेशनशिप है वो बढ़ नहीं जाएगा कि पिता पुत्री से प्रमोट होके जो है दादा दादी का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलिए, एक्स और वाई यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, तो हाँ यहाँ पे देखिए यही यही क्वेश्चन शायद हमको लग रहा है पहले क्वेश्चन में आना चाहिए था। आर एक्स वाई अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो उस केस में आर ऑफ ए एक्स प्लस बी और सी वाई प्लस डी, इसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए सी और आर एक्स वाई के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यही चीज आपसे वहां पे पूछ रहा था। ठीक है, यही क्वेश्चन था वहां पे। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई का मान अगर 0 है तो इस केस में क्या है, नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, कोई रिलेशनशिप इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रिग्रेशन एनालिसिस के। अब क्वेश्चन यहाँ से रिग्रेशन एनालिसिस के हैं दो तीन, तो रिग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन रिग्रेशन एनालिसिस द वेरिएबल whose values is predicted is called। तो प्रिडिक्टेड जो वेरिएबल होता है y बराबर a प्लस बी एक्स के रूप में अगर हो, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारा प्रिडिक्टेड है। प्रिडिक्टेड वेरिएबल भी इसको, नहीं एक सेकंड, प्रिडिक्टेड और प्रिडिक्टर, हाँ द वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर, अच्छा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है ना, इंडिपेंडेंट जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, इसी को हम यहाँ पे प्रिडिक्टेड वेरिएबल कहते हैं। और यहाँ पे इसको इसको हम यहाँ पे या इसको रिग्रेस्ड वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिडिक्टेड जो वेरिएबल होता है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के लिए हम यहाँ पे प्रिडिक्टेड वेरिएबल यूज करते हैं। और यहाँ पर हाँ, अगली क्लास जो है रिग्रेशन, और उसके बाद उसी में उसी के साथ नितिन जी हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स थ्योरी भी शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास है 1 बजे से यार केमिस्ट्री वाले सर की, तो इसलिए जो है जल्दी इसको समाप्त कर लेते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं कि सिंपल लीनियर रिलेशनशिप है, तो द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन इज रिटन एज, तो y बराबर a प्लस बी एक्स के रूप में ये लाइन लिखी जाती है। ठीक है, इन रिग्रेशन कोफिशिएंट x एंड y, यहाँ पे सॉरी
द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x का मान क्या है 0.8 है। तो एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y का मान क्या है 0.6 है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए आपको बताया गया था अंडर रूट bxy और byx, ये दोनों के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। ये 0.8 और 0.6, ये हो जाएगा अंडर रूट 0.48। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होगा आर स्क्वायर बराबर नहीं, तो ये अंडर रूट में रहेगा, ये पावर 1/2 कर लीजिए। ठीक है, 0.48, हाँ ठीक है, 0.48 की पावर 1/2 है, अंडर रूट कर लीजिए इसको। अगला है कि इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नेगेटिव, अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब मान लीजिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों का मान यहाँ पे निगेटिव है, तो उस केस में यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन कैसा होगा, ये भी निगेटिव होता है। यहाँ पे बताया गया था आपको कि जो भी यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं और कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं, इनके साइन हमेशा सेम रहेंगे। पॉजिटिव हैं तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव हैं तो सभी निगेटिव रहेंगे। ठीक है, चलिए ये हम हो गई हमारी आज की क्लास। 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में इस पर संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये क्लास रोकते हैं क्योंकि अगली क्लास जस्ट अभी तुरंत ही केमिस्ट्री वाले सर की है, तो उनकी भी लाइव क्लास है, इसलिए जो है ये क्लास रोकनी पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।